अस्सलाम वालेकुम। करैक्टर्स ऑफ फंजाई वाला टॉपिक हम पढ़ रहे थे और पहला करैक्टर टेक्सोनोमिक स्टेटस ऑफ फंजाई हमने पढ़ लिया है। आज हम डिस्कस करेंगे दूसरा करैक्टर यानी बॉडी ऑफ फंगस। अब फंगस का जिस्म ना तो रूट्स पर मुश्तमिल है, ना स्टेम्स पर और ना ही लीव्स पर। तो फंगस किस चीज़ से मिलकर बनता है, इसको हम देखते हैं। लेट्स सपोज ये जो आपको नज़र आ रहा है डायग्राम, इट्स ए फंगल माइसीलियम ग्रोइंग ऑन एगर प्लेट, यानी ये कल्चर मीडियम के ऊपर, ये कल्चर डिश के ऊपर फंगस ग्रो कर रहा है। इसका इतना सा हिस्सा हम यहाँ पे बड़ा करके देखें तो आपको ये जो पूरा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है इसको हम कहते हैं माइसीलियम। ये पूरे को कलेक्टिवली माइसीलियम कहेंगे। ये जो धागानुमा स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, और एक की बात करें तो एक को हम कहते हैं हाइफी। तो फंगस की बॉडी मुश्तमिल होती है माइसीलियम पर। ये क्या है? हाइफी ऑफ माइसीलियम। ये माइसीलियम के हाइफी हैं, तो पूरी बॉडी को हम कहेंगे माइसीलियम। माइसीलियम क्या है? बॉडी ऑफ फंगस। ये फंगस की बॉडी है और ये किस पर मुश्तमिल है? इंडिविजुअली हाइफी पर। तो माइसीलियम के अंदर क्या है? हाइफी। हाइफी क्या है? दीज आर द लॉन्ग, तो आप देख सकते हैं ये लंबे हैं। सिलेंडर यानी ये पतले स्ट्रक्चर होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। ब्रांच्ड, तो आपको इनकी ये ब्रांचेस नजर आ रही हैं, आपस में देखें इंटरमिंगल्ड है, बड़ी पेचीदा सा स्ट्रक्चर है। ट्यूब्यूलर, अब ये ट्यूब लाइक है। जिस तरह यहाँ पे ये एक हाइफी को आप बड़ा करके देखें तो एक ट्यूब की तरह का स्ट्रक्चर है जो कि अंदर से खाली है, यानी उसके अंदर साइटोप्लाज्म मूव करता है। आगे थ्रेड लाइक, धागानुमा। फिलामेंट्स, थ्रेड लाइक फिलामेंट्स यानी लंबा धागानुमा स्ट्रक्चर को ही कहते हैं। तो ये हाइफी के करैक्टर्स है, कॉल्ड हाइफी। तो ये हाइफी है और हाइफी कलेक्टिवली क्या बनाते हैं? माइसीलियम। आगे वो कह रहा है कि ये जो फंगस है, फंगस के हाइफी हैं, हाइफी स्प्रेड एक्सटेंसिवली यानी बहुत तेजी से फैलते हैं ओवर द सरफेस ऑफ सबस्ट्रेटम। सबस्ट्रेटम के सरफेस, सबस्ट्रेटम कहते हैं वो सरफेस जिसके ऊपर फंगस ग्रो करती है। याद रखें, फंगस को हम लोकल जुबान में फफूंदी भी कहते हैं, इसको हम उल्ली भी कहते हैं। फर्ज करें ये सबस्ट्रेटम है, ये जो पीले कलर का आपको नजर आ रहा है, ये कोई माल्टा हो सकता है या कोई ब्रेड का टुकड़ा हो सकता है। इसको अगर हम यहाँ से ऊपर से इस तरफ से देखते हैं तो हमें इसकी सरफेस के ऊपर सिर्फ रेड कलर के डॉट्स नजर आ रहे हैं, लेकिन इसके अंदर देखें एक पूरा नेटवर्क है माइसीलियम, यानी एक बहुत फैला हुआ माइसीलियम है जिसमें हाइफी अंदर तक फैले हुए हैं। तो ये आपको यानी बता रहा है कि सबस्ट्रेटम यानी जिसके ऊपर वो फंगस ग्रो कर रही है, सबस्ट्रेटम के अंदर इसके हाइफी बड़े एक्सटेंसिवली फैले होते हैं और फंगस की सेल वॉल बनी होती है काइटन की। अब काइटन जोन सा है, इट्स मोर रेजिस्टेंट टू डिके, यानी इसकी डिकम्पोजिशन जल्दी नहीं होती। निस्बतन प्लांट सेल वॉल किसकी बनी होती है? वो बनी होती है सेलुलोज और लिग्निन की। सेलुलोज और लिग्निन की डिकम्पोजिशन निस्बतन काइटन के जल्दी हो सकती है, तो लिहाजा निस्बतन प्लांट सेल के फंगल सेल ज़्यादा प्रोलॉन्ग लंबे अरसे तक रह सकता है, ज़्यादा हार्श कंडीशन, सख्त कंडीशन को बर्दाश्त कर सकता है, क्योंकि काइटन जल्दी डिके नहीं होता। फिर आगे हम टाइप्स ऑफ हाइफी, हाइफी की टाइप्स की बात करें। मसलन यहाँ पे देखें ये माइसीलियम में आपको हाइफी नजर आ रहे हैं, इनको हम बड़ा करके देखें, हाइफी की टाइप्स अगर हम देखें तो एक ये पहली हाइफी की आपको टाइप ये जो नजर आ रही है, देखें इनके दरमियान में कोई सेप्टम, कोई पर्दा, कोई सेपरेशन नहीं है, कोई क्रॉस वॉल नहीं है, तो इसको हम कहते हैं नॉन सेप्टेट हाइफी। ये जो आपको पूरी किस्म नजर आ रही है नॉन सेप्टेट है। ये इतना सा हिस्सा हमने यहाँ पे इसका बड़ा करके देखा तो देखें ये आपको बहुत सारे न्यूक्लियस नजर आ रहे हैं। तो पूरी की पूरी बॉडी में मल्टीपल न्यूक्लियस होते हैं, तो ये है नॉन सेप्टेट हाइफी। और नॉन सेप्टेट हाइफी में मल्टी कैरियोटिक, बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं इसके अंदर, क्योंकि ये पूरे का पूरा एक ही सेल है जिसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस मौजूद है। जबकि ये दूसरी बॉडी ये जो आपको नजर आ रही है, इसमें आप देखें तो ये सेप्टम मौजूद है, पर्दा मौजूद है, क्रॉस वॉल मौजूद है, इसे हम कहते हैं क्रॉस वॉल, या ये है सेप्टम। सेप्टम इस्तेमाल होता है सिंगुलर के लिए और सेप्टा इस्तेमाल होता है कलेक्टिवली। तो ये इसके इंडिविजुअल सेल्स के दरमियान ये सेप्टा मौजूद है, ये यानी ये सेपरेट है, तो इन्हें हम कहेंगे सेप्टेट हाइफी। ये नॉन सेप्टेट हाइफी है और ये सेप्टेट हाइफी। अब सेप्टेट हाइफी मजीद दो तरह के हो सकते हैं, यानी हमें पता चल गया कि सेप्टेट हाइफी में सेल्स के दरमियान पर्दा मौजूद है, ये ब्लैक कलर का सेपरेशन मौजूद है। अब एक सेप्टेट हाइफी होते हैं मोनोकैरियोटिक और एक होते हैं डाइकैरियोटिक। मसलन यहाँ पे ये देखें, ये आपको मोनोकैरियोटिक और ये है डाइकैरियोटिक। अब डाई का मतलब है दो और कैरियोटिक लफ्ज
कैरियन से निकला है, और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। कैरियन का मतलब है न्यूक्लियस। तो डाइकैरियोटिक का मतलब है दो न्यूक्लियस, और मोनोकैरियोटिक का मतलब है सिंगल न्यूक्लियस। यानी यहाँ पे हर सेल के दरमियान आप देख सकते हैं सिंगल न्यूक्लियस है, ये रेड कलर का, हर सेल में एक न्यूक्लियस है। जबकि यहाँ पे देखिए हर सेल में दो न्यूक्लियस नजर आ रहे हैं, ये डाइकैरियोटिक हाइफी है। तो अब हमें हाइफी की टाइप्स का पता चल गया कि सेप्टेट हाइफी हो सकते हैं। मसलन इस सेप्टेट हाइफी की मिसाल है पेनिसिलियम का माइसिलियम। और सेप्टेट में क्या होता है, डिवाइडेड बाय क्रॉस वॉल, यानी इनके दरमियान सेप्टा होता है, पर्दा होता है, जिसको हम इंडिविजुअली यानी सिंगुलर सेप्टम कहते हैं। अब नॉन सेप्टेट हाइफी इसकी मिसाल है राइजोपस, और इसमें लेक सेप्टा, दरमियान में देखें नॉन सेप्टेट में पर्दा मौजूद नहीं है। और वो क्या होते हैं, इलोंगेटेड नॉन सेप्टेट इलोंगेटेड मल्टी न्यूक्लिएटेड लार्ज सेल। इलोंगेटेड यानी ये लंबा है, मल्टी न्यूक्लिएटेड बहुत सारे न्यूक्लियस है, एक बड़ा सेल है, लार्ज सेल है। और ये जो नॉन सेप्टेट हाइफी है इसको हम सिनोसिटिक हाइफी भी कहते हैं, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखें, ये सिनोसिटिक हाइफी भी कहलाएगा नॉन सेप्टेट हाइफी। सिनोसिटिक यानी बहुत सारे सेल मिलकर एक ही सेल बनाते हैं बड़ा, तो ये सिनोसिटिक हाइफी होगा। अब यहाँ पे अगर गौर करें, जो नॉन सेप्टेट हाइफी है, सिनोसिटिक हाइफी है, उसके दरमियान में तो पर्दा नहीं है, तो साइटोप्लाज्म आसानी से पूरी की पूरी बॉडी में मूव करेगा, इधर जाएगा उधर जाएगा। तो जब साइटोप्लाज्म मूव करेगा तो वो फूड मटेरियल को भी लेके जाएगा, तो फूड मटेरियल आसानी से मूव करेगा, और हाइफी जहां फैलना चाहे वहां पे फैलेंगे, यानी जहां तक उन्होंने जाना है फैलना है वो फैलेंगे। लेकिन ये जो सेप्टेट हाइफी हैं, इनमें साइटोप्लाज्म कैसे मूव करता है, याद रखें, सेप्टेट हाइफी में ये जो सेप्टम है ना, पर्दा है, यहाँ पे सेप्टम मैंने क्रॉस सेक्शन उसका, ये देखें ये सेप्टम है ब्लैक कलर में, लेकिन यहाँ पे वो जो सेप्टम है मैंने साइड पे करके उसका क्रॉस सेक्शन दिखाया है। तो इनके दरमियान में सुराख होता है, यानी ये सेप्टम पोरस होते हैं। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे इनके दरमियान में सुराख होंगे, जिसकी वजह से उन सुराखों से साइटोप्लाज्म मूव कर सकता है आसानी से, और उस यानी इनमें जो मटेरियल्स है वो उन पोर्स के जरिए मूव करता है, और इसकी मुख्तलिफ बॉडी के हिस्सों तक वो मटेरियल पहुँचाया जाता है। तो आगे देखें जी, सेप्टा ऑफ सेप्टेट हाइफी हैव पोर्स, यानी सेप्टेट हाइफी का जो सेप्टा है उनमें पोर्स होते हैं, सुराख होते हैं। ऑल पार्ट्स ऑफ द फंगस, फंगस का तमाम हिस्सा मेटाबॉलिकली एक्टिव। अब इसका क्या मतलब है, देखें ये फंगस का माइसिलियम है जो खुराक के मुख्तलिफ हिस्सों में फैला हुआ है। फ़र्ज़ करें इस पोर्शन में खुराक ख़त्म हो जाती है, तो ये ऐसा नहीं होता कि ये डेड हो जाता है, बल्कि जहाँ पे खुराक मौजूद है वहाँ से खुराक जज़ब करके फंगस के अंदर ये जो आप कह लें साइटोप्लाज्म मूव कर रहा है, वो खुराक को उस हिस्से तक पहुँचा देता है। तो जिसकी वजह से सारा पोर्शन फंगस का मेटाबॉलिकली एक्टिव रहता है, अलाइव रहता है, जिंदा रहता है, मेटाबॉलिज्म करता रहता है। फिर एक्सटेंसिव स्प्रेडिंग सिस्टम ऑफ हाइफी, यानी हाइफी की करैक्टर क्या है, एक्सटेंसिव स्प्रेडिंग, फंगस की करैक्टर, इसके पास एक्सटेंसिव स्प्रेडिंग सिस्टम, यानी बहुत तेजी से फैलने वाला सिस्टम है किसका, हाइफी का। प्रोवाइड इनॉर्मस सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन, तो जितना ज़्यादा हाइफी फैलेंगे ये उतना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया बढ़ेगा। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह पौधों की जड़ें जितनी ज़्यादा ज़मीन में फैलेंगी उतना पानी ज़्यादा जज़ब करेंगी, उतना खुराक ज़्यादा जज़ब करेंगी, बिल्कुल इसी तरह ये हाइफी जितना खुराक में फैलेंगे उतना खुराक को जज़ब करने का सरफेस एरिया बढ़ेगा। हाइफी में पैक्ड टुगेदर एंड ऑर्गेनाइज्ड इनटू कॉम्प्लेक्स रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। अब देखें ये जो फंगस के हाइफी है ना, जब इन्होंने रिप्रोडक्शन करनी होती है तो ये पैक होके एक रिप्रोडक्टिव बॉडी बनाते हैं, यानी जिसे हम फ्रूटिंग बॉडी कहते हैं। मसलन यहाँ पे ये इनकी पैकिंग होके इस तरह का ये एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बन सकता है इनके ऊपर, जिसको हम मशरूम कहते हैं, ठीक है। तो अब ये जो पैक्ड स्ट्रक्चर है इसमें भी दरअसल हाइफी ही मौजूद है, लेकिन उनकी हाइफी की क्या हो चुकी है, पैकिंग हो चुकी है। तो वो जो पैक्ड स्ट्रक्चर है इस तरह का, वो मशरूम की शक्ल में हो सकता है, पफबाल की शक्ल में हो सकता है, मोरल्स की शक्ल में हो सकता है। तो ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है जिसको हम फ्रूटिंग बॉडी कहते हैं। अब क्या कोई ऐसी भी फंजाई है जिसमें हाइफी मौजूद ना हो? जी हाँ, एक फंजाई ऐसी है जिसे हम कहते हैं यीस्ट। यीस्ट आर नॉन हाइफल यूनिसेलुलर फंजाई, यानी इसमें हाइफी नहीं होते और ये यूनिसेलुलर एक ही सेल पर मुश्तमिल होती है। ये बड़ा अहम एमसीक्यू है। फिर जी ये जो फंगस के न्यूक्लियाई हैं ये आमतौर पर हैप्लॉइड होते हैं। यहाँ पे ये जो आपको फंगल के ये रेड कलर में न्यूक्लियाई नज़र आ रहे हैं ये हैप्लॉइड होते हैं।
ये डिप्लॉइड कब होते हैं? जब दो कंपैटिबल मेटिंग टाइप्स के हाइफी आपस में मिलते हैं। मसलन यहाँ पे देखें, ये दो कंपैटिबल मेटिंग यानी दो मुख्तलिफ मेटिंग टाइप्स के हाइफी और कंजुगेट किए मिले, जिसमें से ये दोनों का न्यूक्लियस आ गया। ये एक रेड कलर का और एक ब्लू कलर का, ये दो मुख्तलिफ किस्म के फंजाई के न्यूक्लियस हैं। तो अब ये आपस में मिलकर डिप्लॉइड जाइगोट बनाएंगे। तो यानी डिप्लॉइड कब होते हैं? जब जाइगोट बनता है। लेकिन जाइगोट ट्रांजिएंट, यानी ये जाइगोट जो सा है ये सिर्फ आर्जी होता है, और जाइगोट से फिर आप कह लें फ्रूटिंग बॉडी बनती है, या आपके जो स्पोरेंजियम बनता है और उसके अंदर मियोसिस होती है, और दोबारा से हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं। अगला करैक्टर है जी साइज रेंज। साइज रेंज, अब फंजाई की साइज वेरी करती है। ये यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक यीस्ट भी हो सकती है, जिस तरह अभी हमने बताया, टू लार्ज मल्टी सेलुलर टोडस्टोल, बड़ी मल्टी सेलुलर टोडस्टोल जो सी है, ये जिसे हम डेथ कैप भी कहते हैं, उस तरह की हो सकती है। ये बड़ी फंजाई भी हो सकती है। फिर वो कह रहा है ए सिंगल माइसिलियम में प्रोड्यूस अप टू ए किलोमीटर ऑफ न्यू हाइफी इन वन डे। सिंगल ये जो माइसिलियम है, ये 1 किलोमीटर तक नए हाइफी बना सकता है एक दिन में, अगर इसको खुराक मुयसर हो, यानी ऐसी जगह पे मौजूद है जहाँ पे खुराक अवेलेबल है। तो यानी इसका बताने का मकसद ग्रोथ रेट इतना ज़्यादा है, तो ये इसका साइज भी। इवन के एक जो फंजाई है उसका नाम है आर्मिलेरिया। ये पैथोजेनिक फंजाई है, एफ्लेक्टिंग कोनीफर्स। ये कोनीफर्स को मुतासर करती है। कोनीफर्स, जिस तरह आप हिली एरियाज़ में जाएँ तो दरख्त होते हैं जिनमें पत्ते सुई की तरह नीडल लाइक होते हैं, उनको हम कोनीफर्स कहते हैं। ये उनको मुतासर करती है, उनके तनों के ऊपर ये ग्रो करती है। अब आर्मिलेरिया का जो सरफेस एरिया है, नोटिस किया गया है कि मेन बॉडी से, यानी एक ही जो जिस्म है पूरा, वो 15 हेक्टेयर तक फैला हो सकता है। अब याद रखें, जो 1 हेक्टेयर है ना, वो बराबर होता है 2.47 एकड़्स के। तो ये 15 हेक्टेयर तकरीबन 37 एकड़ बनते हैं। तो 37 एकड़ तक आर्मिलेरिया का जिस्म फैल सकता है, ये नोट किया गया है। 1 हेक्टेयर 10,000 मुरब्बा मीटर के बराबर होते हैं। कह रहा है कुड इट बी द लार्जेस्ट ऑर्गेनिज्म, क्या ये दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्गेनिज्म हो सकता है? जी हाँ, वो इस तरह से बड़ा कि ये एक ऐसा जानदार है जिसको आप फैला दें 37 एकड़ तक, यानी 15 हेक्टेयर तक, तो ये फैले हुए सिस्टम में जिंदा रहता है। वैसे तो अगर कोई जानदार इतना, मतलब जिंदा जानदार को आप इतना ज़्यादा फैला नहीं सकते, लेकिन ये अगर आप कॉम्पैक्ट करें तो फिर, यानी इकट्ठा करें तो फिर ये इतना बड़ा जानदार नहीं बनता। तो फैला हुआ ये दुनिया का शायद सबसे बड़ा जानदार हो। अगला करैक्टर है जी हैबिटेट। फंजाई जो सी हैं आमतौर पर मॉइस्ट हैबिटेट यानी नमी वाली इन्वायरमेंट को पसंद करती हैं, लेकिन ये हर जगह पे मौजूद होती हैं जहाँ पे भी ऑर्गेनिक मैटर इनको मिलता है, और ये सर्वाइव कर सकती हैं बहुत ज़्यादा ड्राई कंडीशन में भी, और टॉलरेट वाइड रेंज ऑफ पीएच को, बहुत बड़ी रेंज पीएच की। मसलन 2 pH देखें, ये बड़ा स्ट्रॉन्गली एसिडिक है, मजबूत एसिडिक है, और ये जो 9 है ये देखें ये स्ट्रॉन्ग बेसिक है। तो 2 से 9 की रेंज की पीएच के दरमियान ये सर्वाइव कर सकती हैं। इसी तरह टॉलरेट, बर्दाश्त कर सकती हैं वाइड टेम्परेचर रेंज, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रेंज। जिस तरह आप देखते हैं फंजाई जो सी है, फ्रिज के अंदर पड़ी चीज़ों के अंदर भी फफूंदी फंगस लग जाती है, और बाद दफ़ा बहुत ज़्यादा हॉट गर्मी में पड़ी हुई चीज़ों के ऊपर भी उनको अगर नमी मिल जाए तो फफूंदी लग जाती है, फंगस लग जाती है। इसी तरह टॉलरेट ये बर्दाश्त कर सकती हैं हाई ऑस्मोटिक प्रेशर, मसलन कंसनट्रेटेड साल्ट या शुगर सोल्यूशन सच एज जेली एंड जैम्स। अब ये जो जेली या जैम्स हैं, इनमें शुगर की, जिस तरह आप देखें जो अचार होता है, सिरका होता है, उसके अंदर साल्ट की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे इसका मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे भी ये सर्वाइव कर जाती हैं। दिस फीचर हेल्प देम टू सर्वाइव ऑन लैंड, यानी इन्हीं खसूसियात की वजह से फंगस लैंड के ऊपर सर्वाइव कर सकती हैं। फिर फंगल सेल स्ट्रक्चर की बात करें तो फंगस जो सा है यूकैरियोटिक है, यानी इसके दरमियान वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मौजूद है। इसका जो क्रोमोसोमल मटेरियल है वो न्यूक्लियस के अंदर बंद होता है। ये काइटेनियस सेल वॉल, यानी इसके सेल वॉल काइटिन की बनी होती है। लेक सेंट्रियोल एंड प्लास्टिड्स, इसमें ये जो ऑर्गेनेलिज हैं सेंट्रियोल भी नहीं होते, और प्लास्टिड्स ये जो जिस तरह क्लोरोप्लास्ट वगैरह। इफ़ कार्बोहाइड्रेट इज स्टोर्ड, अगर इसने कार्बोहाइड्रेट स्टोर करनी हो तो ये ग्लाइकोजन की शक्ल में स्टोर करेगी, स्टार्च की शक्ल में स्टोर नहीं करेगी।
फिर जी इसके हाइफी ये मोनोकैरियोटिक हो सकती है यानी सिंगल न्यूक्लियस, डाइकैरियोटिक हो सकती है यानी दो न्यूक्लियस हो सकते हैं। इसी तरह मल्टी न्यूक्लिएट या सिनोसिटिक, जिस तरह आप देखें ये सिनोसिटिक है, एक ही सेल है ना, इसमें क्रॉस वाल नहीं है तो इसे मल्टी न्यूक्लिएट कहेंगे। ये मोनोकैरियोटिक है, ये डाइकैरियोटिक है। फिर इसी तरह एक स्पेशल करैक्टर होता है फंजाई में जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर माइटोसिस। यहाँ पे एक हिस्सा रह गया कि माइसीलियम के मोनो या डाइकैरियोटिक होने की बुनियाद पर दो तरह के इसकी बॉडी, एक होता है प्राइमरी माइसीलियम और एक होता है सेकेंडरी माइसीलियम। प्राइमरी माइसीलियम कहेंगे मोनोकैरियोटिक हाइफी, मसलन ये जो आपको हाइफी नजर आ रही है ये मोनोकैरियोटिक है। आमतौर पर बॉडी में मोनोकैरियोटिक हाइफी होते हैं। डाइकैरियोटिक तब बनते हैं जब रिप्रोडक्शन होती है दो मैटिंग टाइप्स, जिस तरह यहाँ पे देखें एक न्यूक्लियस रेड है और एक ब्लू है। एक ब्लू कलर वाले न्यूक्लियस का जो हाइफी है इधर से रेड वाला, वो आपस में मिलेंगे, कंजुगेशन होगी, तो तब जो सा है उनके आपस में मिलने से ये डाइकैरियोटिक हाइफी, दो न्यूक्लियस वाले हाइफी बनेंगे। तो जब जिस्म के अंदर ये डाइकैरियोटिक हाइफी बने तो उसको हम कहते हैं सेकेंडरी माइसीलियम। सेकेंडरी माइसीलियम की क्या करैक्टर है, उसमें डाइकैरियोटिक हाइफी होंगे, दो न्यूक्लियस वाले हाइफी होंगे। तो ये था आज का लेक्चर।